और देश हित में आज की दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर गोवा से है, जहां एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी। दूसरी खबर मॉस्को से है, जहां कल हुए ड्रोन हमले के जवाब में कीव पर ड्रोन अटैक हो रहा है। गोवा से लेकर मॉस्को तक जी न्यूज की स्पेशल कवरेज जारी है। दोनों लोकेशंस पर जी न्यूज की टीमें मौजूद हैं। गोवा में बिलावल भुट्टो बातचीत के लिए कितने बेचैन हैं और रूस ने ड्रोन हमले के लिए अमेरिका को मास्टरमाइंड क्यों बताया, इसकी पूरी खबर आपको दिखाएंगे। आपको गोवा और मॉस्को दोनों लोकेशन से पल पल की अपडेट्स देंगे। गोवा एससीओ मीटिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की हो रही है। कराची से रवाना होने से पहले और गोवा पहुंचने के बाद तक पाकिस्तान लगातार बातचीत की रिक्वेस्ट कर रहा है। बिलावल के बयान हो या उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर तरह से वो डॉक्टर जयशंकर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत पहले ही बातचीत के लिए इनकार कर चुका है, यानी जयशंकर से बातचीत का बिलावल का सपना गोवा में अधूरा ही रहेगा। पाकिस्तानी मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इस बात की बहुत खुशी है और उम्मीद करता हूँ कि ये मीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो। कि बिलावल भुट्टो खाली हाथ ही भारत से वापस जाएंगे, वो भले ही बहुत खुश होकर नजर बात कर रहे हो। कोई मोदी साहब लचक दिखाएंगे, कोई बिलावल भुट्टो के इंडिया जाने का, डॉक्टर जयशंकर कोई हमें स्पेस देंगे कि वहाँ पे चाइना और कुछ और कंट्रीज जो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स पहुंच चुके हैं। चाइना, रशिया, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, ये सब के सब। पाकिस्तान तो मेरा ख्याल बिल्कुल ही कुछ अचीव नहीं कर सकेगा। ऑलरेडी आप देखें कि हमारे रिलेशंस 2019 से खासे खराब हो चुके हैं। अपने गुब्बारे से खुद ही हवा निकाल दी थी बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने कहा था मैं सिर्फ एससीओ करके जा रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए गोवा समेत एक फॉरेन टूर से ज्यादा कुछ नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान से ना तो बातचीत होगी ना ही संवाद। कुल मिलाकर बिलावल भुट्टो खाली हाथ गोवा पहुंचे हैं और खाली हाथ ही वापस जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुंचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का सीएफएम है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की पहली कोशिश है किसी भी तरह डॉक्टर जयशंकर को बातचीत के लिए तैयार करना। इस्लामाबाद पहले ही उम्मीद छोड़ चुका है। पाकिस्तानियों को भी यकीन है कि बिलावल का गोवा पहुंचना, एससीओ मीटिंग का हिस्सा बनना सिर्फ दिखावा है। पाकिस्तान तो आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ी वीक गवर्नमेंट है, और उस वीक गवर्नमेंट का एक जो फॉरेन मिनिस्टर है वो किस हद तक आगे जा सकता है, मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग डाउट्स हैं। पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि किसी भी पाकिस्तानी वजीर खारजा का 11 साल, करीबन लगभग 12 साल के बाद उनका ये दौरा होगा, और उससे पहले के जो दौरे हैं उसमें भी तमाम तर मुज़ाकरात के बावजूद भी कोई एक सैर हासिल नतीजा कभी निकल नहीं पाया। तो इस मर्तबा क्या एक दो तरफा मुलाकात हो पाएगी? क्या आइस ब्रेकिंग होगी? क्या हाथ मिलाया जाएगा? पाकिस्तान से रवाना होने से पहले बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया था। उनके बयान में भी अकड़ से ज्यादा रिक्वेस्ट दिख रही है। भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान की बेताबी देखकर दुनिया हैरान है। बिलावल के बयान को ध्यान से सुनिए। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका शुक्रिया। यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान को भारत ने एससीओ में सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि वो एससीओ का सदस्य देश है। इस नाते भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता निभाई है। पाकिस्तान के साथ यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं होने जा रही है। और वो दो तस्वीरें जब बिलावल भुट्टो यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको रिसीव जब किया जाता है, जब फोटो खिंचवाई जाती है, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान डेस्क के जेपी सिंह, वो काफ़ी दूर खड़े नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हाथ भी नहीं मिलाया गया, जो तस्वीर बाहर सामने आ
आई है। खासतौर पर डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज के तस्वीरों के खास मायने होते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि बिलावल भुट्टो खाली हाथ ही भारत से वापस जाएंगे। वो भले ही बहुत खुश होकर नजर बात कर रहे हो। बिलावल के बयान की आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलावल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एससीओ के सदस्य देशों के साथ उनकी द्विपक्षीय यानी 1-to-1 मुलाकात होगी। यानी पाकिस्तान की तरफ से जयशंकर को साफ साफ इशारा किया गया है। I'm looking forward to engaging bilaterally उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका शुक्रिया। जयशंकर से 1-to-1 बातचीत बिलावल के लिए किसी सपने जैसा है। हालांकि गोवा में बिलावल के इस सपने के पूरा होने की उम्मीद ना के बराबर है। भारत से संबंध बेहतर करना पाकिस्तान की मजबूरी है। जब बिलावल गोवा पहुंचकर तस्वीरें क्लिक करवा रहे थे, तब पाकिस्तान में भारत से दोस्ती बढ़ाने का तराना चल रहा था। तो वो तो खैर बहरहाल बड़ी कंट्रीज हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं इस वक्त। देखें ना, अमेरिका के बाद चाइना की इकोनॉमी है, ठीक है, और 5वें नंबर पे इंडिया की इकोनॉमी है दुनिया में। लेकिन हम लोग तो $1 अरब के लिए इस वक्त मिन्नतें कर रहे हैं ना। तो हमें तो ज्यादा नुकसान है कि हम अगर किसी भी मुल्क के साथ खराब तल्लुकात रखेंगे, खसूसन जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके साथ, तो हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान है उसका। बिलावल भुट्टो के इंडिया पहुंचने पर पाकिस्तान का मीडिया स्पेशल कवरेज कर रहा है। बिलावल के गोवा पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के कई टीवी चैनल गोवा पहुंच गए हैं। गोवा में बिलावल जो भी बयान देंगे, जहां भी जाएंगे, उसकी लाइव कवरेज पाकिस्तान में चल रही है। पल पल की रिपोर्टिंग हो रही है और पाकिस्तानियों को डर है कि उनके विदेश मंत्री का गोवा दौरा बिलावल की बेइज्जती की लाइव कवरेज में ना बदल जाए। बड़ी फ्रेजाइल स्टेट है पाकिस्तान की, और बड़ा दुख होता है जब डिफरेंट कंट्रीज के एनालिस्ट्स और स्पेशली आपके नेबरिंग कंट्रीज से लोग आपको कहते हैं कि आप हम पे बात करने से पहले पुट योर हाउस इन ऑर्डर, और वो ठीक कहते हैं। तो हमें इस हुकूमत ने इस काबिल नहीं छोड़ा। 12 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए। 20 अप्रैल को पुंछ में टेरर अटैक हुआ था और उसके 14 दिन बाद भारत में बिलावल की एंट्री हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि कल होने वाली एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर टेरर के टॉपिक से है। पाकिस्तानियों को लगता है कि बिलावल गोवा पहुंचे हैं तो उन्हें कम से कम बिजनेस शुरू करने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। हमारे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो इस वक्त बहाल करने जरूरी हैं। इस पे बात होनी चाहिए। उसके अलावा फिर ट्रेड एंड कॉमर्स पे बात होनी चाहिए, और फिर वीजा रिजीम पे बात होनी चाहिए, और फिर कल्चरल और स्पोर्ट्स के एक्सचेंजेस जो हैं उन पे बात होनी चाहिए। ये कम से कम इश्यूज तो रिजॉल्व किए जा सकते हैं ना। बिलावल अगर वहां पे जा रहे हैं, हमें तो ज्यादा नुकसान है ना इससे। हम तो प्याज भी नहीं मंगवा सकते वहां से। हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, फैमिलीज जो डिवाइडेड हैं, वो वीजा नहीं मिलता उनको। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की बातें सुनकर आप सोचेंगे कि आखिर पाकिस्तान में कोई बिलावल को सीरियसली क्यों नहीं लेता। उसकी वजह खुद बिलावल हैं। वो अक्सर ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं जिसे सुनकर पाकिस्तानियों के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। क्या वो टोचा खाना के बारे में आपने सुना होगा कि खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। हमसे भी स्लिप ऑफ द टंग हो सकता है। इस्लामाबाद में काम पे टांग रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तानियों को बिलावल से डर लग रहा है। उन्हें खौफ है कि गोवा में मदद मिलना मुश्किल है और बंटाधार होने का डर इस्लामाबाद के और करीब है। बिलावल के गोवा आने से पहले ही पाकिस्तान के टीवी स्टूडियोज में वाह इंडिया चल रहा है। गोवा पहुंचते ही बिलावल की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। जिस आतंक के मुद्दे से बिलावल डरते हैं, यहाँ जयशंकर उसी टॉपिक पर भारत के मन की बात कहेंगे और अगले 20 घंटे में साफ हो जाएगा कि ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान की कितनी फजीहत हुई है। गोवा से विशाल पांडे और शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, गोवा में जी मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है। शिवांगी ठाकुर मेरी सहयोगी और साथ ही हमारे साथ विशाल पांडे भी जुड़ेंगे। शिवांगी, अब से थोड़ी देर पहले डॉक्टर जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत खत्म हुई है। क्या अपडेट आपके पास इससे जुड़ा?
देखिए मल्लिका, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री क्विन ज़ांग के साथ ये मुलाकात हुई है और सबसे ज़्यादा चीन के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, LAC पर लगातार हम देखते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प की तस्वीरें आई थी, चाहे वो अरुणाचल का तवांग हो या फिर गलवान हो। उसके बाद से लगातार चीन से हमारे रिश्ते जो हैं वो कुछ बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे और इसीलिए ये जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है इस पर सभी की नजरें थी कि आखिर क्या कुछ बातचीत इसमें की जाएगी। और देखिए सबसे बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भी दोनों ही देशों के विदेश मंत्री, चाहे भारत के विदेश मंत्री हो, चीनी विदेश मंत्री हो, इन दोनों के बीच बातचीत हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कि जब भी वहां पर झड़प होती थी तो एक डेलीगेशन, खासकर जो फोर्सेस का डेलीगेशन है वो मिलता था, बातचीत करता था, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। चीन के साथ संबंध जो है वो दिन ब दिन और खराब होते जा रहे थे। ऐसे में एक बहुत ही सुनहरा मौका था जब दोनों ही देश के विदेश मंत्री मुलाकात करके इसको सुलझाने की कोशिश करें। और ये जो मीटिंग हुई है बॉर्डर एरियाज, आप देखिए जो ट्वीट किया गया है एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री, उनकी ओर से बाकायदा मेंशन किया गया इस बात को कि बॉर्डर एरियाज को लेकर भी हमारी बातचीत की इस पूरे मीटिंग में हमने की है। तो ऐसे में ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और यही कारण था कि सभी की निगाहें थी कि क्या बिलावल भुट्टो के साथ भी द्विपक्षीय जो वार्ता है वो होगी, क्या पाकिस्तान ये इनिशिएटिव लेगा, क्या पाकिस्तान कोशिश करेगा कि भारत के विदेश मंत्री से बातचीत की जाए, क्योंकि LAC पर जो सिचुएशन है LOC पर भी कोई बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन नहीं है और पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका था कि वो बात कर सकता विदेश मंत्री से, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने वो मौका गंवा दिया। और पाकिस्तान से जुड़ी बात मैं विशाल आपसे करना चाहूंगी। बात बिलावल भुट्टो की जरूर होगी क्योंकि माना जा रहा था गोवा में SCO वाली अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, सफल होंगे या नहीं, क्या खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा? आपने उन्हें देखा, क्या हाव भाव उनके लग रहे हैं वहां पर? विशाल देखिए मल्लिका, बिलावल भुट्टो भारत ज़रूर आए हैं और आने के बाद जो उन्होंने बयान दिया गोवा पहुंचते कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन शायद वापस जाते जाते उनकी ये खुशी बरकरार न रहे क्योंकि भारत उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। भारत किसी प्रकार की बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा है और बिलावल भुट्टो जो भारत आए हैं वो सिर्फ इस कारण से आए हैं कि SCO के सदस्य देश के तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भारत की तरफ से आमंत्रित किया गया था, ना कि किसी और बातचीत के लिए। भारत SCO को लेकर जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं उसको निभाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो के साथ कोई मुलाकात भारत की तरफ से नहीं की जा रही है क्योंकि भारत ने अपना रुख बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था तमाम मौकों पर कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता है, आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं करता है, आतंकी कैंप को खत्म नहीं करता है, क्योंकि लगातार सीमा पार से भारत के खिलाफ साजिश की जाती है, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई सार्थक वार्ता नहीं हो सकती। और यही कारण है कि बिलावल भुट्टो, आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया, वो रूस के विदेश मंत्री के साथ मिलेंगे, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ मिलेंगे, लेकिन उनके मन में अगर भारत के किसी अधिकारी या फिर भारत के विदेश मंत्री से मिलने की कोई इच्छा होगी तो शायद वो उसको बिना पूरा किए ही वापस यहां से चले जाएंगे, क्योंकि भारत ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि जब तक आतंकवाद पर रोक नहीं लगेगी, जब तक आतंकी गतिविधियों पर रोक नहीं लगेगी, तब तक कोई वार्ता पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती है। फिलहाल मैं आपको एक जानकारी दे दूं, बिलावल भुट्टो एक बार फिर से ताज होटल पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले वो यहां से निकले थे, जो पाकिस्तानी मीडिया आई है उनके साथ उन्होंने बातचीत की है, उसके बाद फिर यहां पर पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आज भारत की तरफ से दो अहम मुलाकातें हुई, भारत चीन के विदेश मंत्री के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें शांति सुनिश्चित करने को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा SCO के जो राष्ट्राध्यक्ष का सम्मेलन जुलाई में दिल्ली में होना है उसके मुद्दे पर बात हुई है। G20 के जो सम्मेलन होना है सितंबर में, उसको लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स समिट को लेकर भी यहां पर भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। और चीन के विदेश मंत्री किसी भी मुल्क का विदेश मंत्री जब इतने बड़े मंच पे आता है तो आवाम को उम्मीद होती है कि कोई ना कोई हमारे हित की बात वो वहां पर रखेंगे। जैसे कि अभी हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया था कि पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि कम से कम व्यापार के मुद्दे पर बिलावल अपनी बात भारत के सामने रख सके। क्या वो अवसर भी बिलावल को नहीं मिल पाएगा? विशाल, मल्लिका एक बार प्रश्न दोहरा दें। मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि विशाल, किसी भी मुल्क का विदेश मंत्री जब इतने बड़े मंच पर आता है तो आवाम को यही उम्मीद होती है कि कोई ना कोई उनके हित की बात हमारा नेता वहां पर जाकर रखेगा। पाकिस्तानियों को ये उम्मीद है कि कम से कम व्यापार के मुद्दे पर, व्यापारिक क्षेत्र में बिलावल भारत के सामने पाकिस्तान का पक्ष रख पाए। क्या ये अवसर भी उन्हें नहीं मिलेगा?
देखिए मल्लिका, यहाँ थोड़े नेटवर्क की दिक्कत है। मैं जितना आपके सवाल को समझ पा रहा हूँ उसके मुताबिक मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे कर रहा है। कि देखिए, फिलहाल पाकिस्तान के साथ यहाँ पर कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन कल जो एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक है उसमें 15 ऐसे एजेंडे हैं जिन पर चर्चा की जानी है। खासतौर पर सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो एससीओ के 8 सदस्य देश हैं, वो सभी 8 सदस्य देश उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो लीडर समिट में जुलाई में रखना है, जो दिल्ली में होने वाली है। उसमें क्या मुद्दे रखे जाएंगे उसका प्रारूप यहां पर तय किया जाएगा। इसके अलावा ईरान और बेलारूस 2 ऐसे देश हैं जिनको एससीओ के सदस्य के तौर पर शामिल किया जाना है, उस पर विचार किया जाएगा। वो मामला फिलहाल विचाराधीन चल रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले जब लीडर समिट होगी तो ईरान और बेलारूस भी एससीओ के सदस्य देश के तौर पर शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान यहां पर रूस के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो बिलावल भुट्टो ने जानकारी दी है, और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। और इस बात की भी संभावना है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, कि चीन के विदेश मंत्री के साथ भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि इस मीटिंग के ठीक बाद चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। मल्लिका, शिवांगी, ये एससीओ मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब एलएसी पर भी जो हालात है, जो स्थिति है, वो सामान्य नहीं है पूरी तरह से। क्या ये एक अच्छा अवसर हो सकता है भारत के लिए कि चीन के साथ आमने सामने बात करके जो भी वहां पर मुद्दे चल रहे हैं उस पर सहमति बना पाए? साफ तौर पर मल्लिका, देखिए, एक सुनहरा मौका था और कहीं ना कहीं इस मौके का फायदा उठाया गया है। चीन के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं, और खासकर देखिए, जब एससीओ जैसा बड़ा समिट होता है तो न सिर्फ जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, रीजनल इश्यूज हैं, कई तरह की बातें होती हैं, और ऐसे में एजेंडा जो है वो तय बहुत कम होता है कि किस बात पर बात होगी, क्योंकि जब बातचीत 2 मंत्रियों की होती है तो बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिन्हें सुलझाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि चीन ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, लेकिन पाकिस्तान इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चूक गया। और सबसे बड़ी तस्वीर जो देखने को मिली रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है, उस बीच आप देखिए शर्गेई लेवरोव, जो कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर है, वो यहाँ आते हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन रूस दोनों ही भारत की ओर नजरें गड़ाया हुआ है। उनके युद्ध में भी लगातार वो देखता था कि भारत का क्या स्टैंड है। तो रशिया के चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाइना के विदेश मंत्री हो, दोनों ने ही इस मौके का भरपूर फायदा उठाया है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं चूक गया है, और एलएसी को लेकर जो बातचीत हुई है, ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्रिया शिवांगी। विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखेगा आपका, हम आगे भी रुक करेंगे और अपडेट्स के लिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में शामिल होने भारत पहुंच चुके हैं। बिलावल के आने का मतलब और इससे आगे की बात हमने आपको डिटेल में बताई। अब आपको बताते हैं कि कल गोवा में एससीओ की बैठक के दौरान क्या कुछ हो सकता है। एससीओ देशों के जो विदेश मंत्रियों की बैठक है वो कल सुबह 10 बजे गोवा में होगी। इस दौरान 7 अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, और इसी से जुड़ी जानकारी हम आपको देते हैं। आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाएगा। भारत, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के सामने कह सकता है कि आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए एससीओ को साथ आने की जरूरत है। सदस्य देशों में आपसी सहयोग की बात हो सकती है, क्योंकि एससीओ के सदस्य देशों के बीच पूर्व में कई युद्ध हो चुके हैं और कई सदस्य देशों के बीच हालात अब भी तनावपूर्ण है। बॉर्डर पर अमन चैन रहे, इस पर बात हो सकती है, क्योंकि भारत और चीन के बीच एलएसी पर हालात ठीक नहीं है। वहीं एलओसी पर भी समय समय पर सीमा पार से फायरिंग और घुसपैठ होती रहती है। बैठक में इस बारे में भी बात होगी कि सदस्य देश अपनी अपनी करेंसी में एक दूसरे के साथ कारोबार कर सके। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। साथ ही एससीओ में रशियन और चाइनीज भाषा ही आधिकारिक भाषा है, जबकि भारत चाहता है कि एससीओ में आधिकारिक भाषा अंग्रेजी भी बने। हो सकता है इस पर भी बातचीत हो। एससीओ का दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। ईरान और बेलारूस को सदस्य बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। एससीओ में 14 डायलॉग पार्टनर यानी पर्यवेक्षक हैं। 4 और देश यूएई, कुवैत, म्यांमार और मालदीव डायलॉग पार्टनर के रूप में एससीओ में शामिल होंगे। अब आपको गोवा से एससीओ बैठक पर आज का अपडेट जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक अड्डा बन चुका है। कूटनीतिक अड्डा इसलिए क्योंकि यहाँ एक मंच पर
दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 देशों के विदेश मंत्री जुटे हैं। चीन के विदेश मंत्री चिन गांग, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस समय गोवा में हैं। एससीओ के विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक तो सुबह 10 बजे होगी और आज की शाम भारत और एससीओ सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता की है। हालांकि इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, ये तय है। भारत ने चीन, रूस, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, तो वहीं पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार के वार्ता की कोई गुंजाइश यहां दिखाई नहीं दे रही है। भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि वो आतंकवाद और आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान जैसे मुल्क से तब तक कोई सार्थक बातचीत नहीं कर सकता है जब तक वो इस पर लगाम न लगाए। और यही वजह है कि गोवा में जब बिलावल भुट्टो मौजूद हैं, उस समय भी पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता भारत की नहीं हो रही है। गोवा में आज की द्विपक्षीय वार्ताओं में सबसे अहम है भारत और चीन के बीच बातचीत, क्योंकि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते असामान्य हैं, यानी ठीक नहीं है, और इसकी वजह चीन है। Whether it is the United States, Europe, Russia or Japan, we are trying to ensure that all these ties advance without seeking exclusivity. China falls in a somewhat different category because of the boundary dispute and the currently abnormal nature of our ties. That is an outcome of a violation of agreements regarding border management by them. एससीओ की औपचारिक बैठक जब शुरू होगी तब भी उम्मीद है कि सीमा पर तनाव और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत चीन और पाकिस्तान को सच का सामना कराए। अब सवाल है कि एससीओ की बैठक का फायदा कितना होगा। इसका जवाब जानने के लिए आपको एससीओ की बुनियादी बातें समझनी चाहिए। साल 1996 में जब एससीओ बना था, उस वक्त इस संगठन में सिर्फ 5 देश शामिल थे: रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। हालांकि तब एससीओ का नाम शंघाई 5 था। शंघाई नाम इसलिए क्योंकि संगठन बनाने का ऐलान शंघाई में ही हुआ था। एससीओ का मकसद शुरुआत में सीमा विवाद सुलझाना था और यही कारण था कि साल 2001 में उज्बेकिस्तान इससे जुड़ा था, जिसके बाद इसका नाम शंघाई 5 से एससीओ कर दिया गया, जिसका मतलब है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। साल 2017 में भारत इससे जुड़ा, जिसके बाद से लगातार भारत इसमें अपनी दमदार भूमिका निभाता आ रहा है। तो गोवा में चल रहे एससीओ समिट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले जी न्यूज पर आपको दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते और अब बात करते हैं क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक की। कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आधिकारिक आवास पर ड्रोन अटैक हुआ था। रूस ने पहले तो इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया और आज उसने कहा कि क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक का मास्टरमाइंड अमेरिका है। अमेरिका के कहने पर ही यूक्रेन ने अटैक किया। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमले का फैसला वॉशिंगटन में लिया गया और कीव ने उसे अंजाम दिया। रूस ने पश्चिमी देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही यूक्रेन पर हमले भी तेज कर दिए हैं। मॉस्को में जहां कल ड्रोन अटैक हुआ, वहां डी न्यूज की टीम मौजूद है। जिमीजे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा मॉस्को में मौजूद हैं। मॉस्को के क्रेमलिन पैलेस के पास से आपको उस हमले की पूरी रिपोर्ट बताएंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास हम चलेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, बताएं कि वहां पर अभी फिलहाल सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन मल्लिका ऐसी है कि जो शायद इस वक्त में, साल के इस महीने में जब विक्ट्री डे मनाया जाता है, उस समय कभी देखने को नहीं मिली। दरअसल विक्ट्री डे 9 मई को जब मनाया जाता है, उससे पहले यहाँ पर गर्मियां आ चुकी होती हैं और दुनिया बहुत खुश होती है। अक्सर ये हफ्ते 10 दिन पूरे मॉस्को में छुट्टी का सा माहौल रहता है। लोग या तो मॉस्को से बाहर चले जाते हैं या क्रेमलिन के आसपास पिकनिक मनाते हैं। यहीं बगल में मस्कोवा है, मस्कोवा नदी है और उसके ऊपर एक पुल बनाया गया, वहां पर लोग घूमते रहते हैं। पूरे जो एक सर्कल है, यहाँ पर जो आउटर सर्कल है, वहां पर जगह जगह लोग मौजूद रहते हैं। और जो जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ क्रेमलिन के रेड स्क्वायर के बगल में, वहां तो रात को 11-12 बजे तक लोगों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। अभी जब हम आ रहे थे तो पूरे रास्ते जो रोड ब्लॉक करने की गाड़ियां हैं वो लगनी शुरू हो गई थी। यानी इस समय मॉस्को के समय के हिसाब से उस समय 3 बजे हुए थे,
उस समय ही रोड ब्लॉक करने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और 3:30 बजे लोग जब यहाँ रेड स्क्वायर में थे, उसी वक्त रेड स्क्वायर को खाली कराने की कवायद शुरू हो गई। रेड स्क्वायर को खाली कराया जाने लगा। पुलिस ने उस पूरे इलाके को बैरिकेड किया और वहाँ जो लोग पिकनिक मना रहे थे, जो लोग घूम रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, उनको वहां से हटाया गया। ये बहुत ही असामान्य है, ऐसा कभी होता नहीं है। दरअसल ये विक्ट्री का पूरा जो हफ्ता होता है वो पूरा मॉस्को एक जश्न के तौर पर मनाता है और सबसे ज्यादा का केंद्र यही क्रेमलिन के आसपास का इलाका होता है। लेकिन आज 3:30 बजे लेकिन ये भी देखना होगा कि अब सुरक्षा को लेकर एहतियाती कदम क्या होते हैं और यहाँ से युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता मॉस्को से आपको सीधी जानकारी पहुंचा रहे हैं। अनिल दुजाना मारा गया है पुलिस की मुठभेड़ में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का वीडियो सामने आ गया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में हत्या का सीसीटीवी वीडियो। बस थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें सामने आई हैं। 2 मई को तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी। जेल में ही आरोपियों ने टिल्लू पर 92 बार वार किया था। गोगी गैंग पर टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल का आरोप है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोगी गैंग पर टिल्लू के कत्ल का आरोप है और गैंगस्टर टिल्लू के मर्डर का वीडियो सामने आ गया है। देखिए ये सीसीटीवी तस्वीरें जेल के भीतर किस तरह से देखिए हमला हुआ टिल्लू ताजपुरिया पर, किस तरह से उसका कत्ल किया गया। ये तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। 92 बार वार किया गया था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई थी। जेल में ही आरोपियों ने टिल्लू पर 92 बार वार किया था और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, इसलिए ये साफ तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन ये सीसीटीवी की एक तस्वीर है, एक फुटेज है जेल के भीतर की। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब टिल्लू ताजपुरिया पर इन तमाम आरोपियों ने हमला बोला। अचानक से उसे हमला बोला, उसे घेर कर उस पर कई बार वार किए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ था, 92 बार उस पर किया गया था। ये देखिए किस तरह से उस पर बार बार वार किया जा रहा है। टिल्लू ताजपुरिया की किस तरह से बेरहमी से हत्या जेल के भीतर हुई, ये तस्वीरें आप देख के समझ सकते हैं। नीरज गौर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, ये जेल के भीतर की ये तस्वीरें हैं, सीसीटीवी की ये फुटेज है उस वक्त की। देखा जा सकता है कि कितनी बेरहमी से उसे घेर कर उस पर हमला किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि किस तरीके से टिल्लू ताजपुरिया पर एक के बाद एक जो बदमाश हैं वो नुकीले हथियारों से लगातार वार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं 2 मिनट 49 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि वहां पर जांच करने जो पहुंची है टीम, उनके हाथ लगा है। और उसी के साथ में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है टिल्लू ताजपुरिया पर जो वार है वो लगातार चल रहा है। और ये जेल नंबर 8 के जो सेल है वहां की ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो है जी न्यूज़ के पास के हाथ लगी है। और किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जेल के अंदर एक गैंगस्टर की हत्या की जा रही है, उसको लगातार उस पर नुकीले हथियारों से वार किया जा रहा है। और ये जानकारी मिली है कि ये हत्या करने वाले जो दर्शकों को बताइए कि ये जो आरोपी हैं जिन्होंने टिल्लू को घेर रखा है, ये जो उस पर वार कर रहे हैं, पहली बात तो किन हथियारों का ये इस्तेमाल कर रहे थे, कहां से इन्हें मिले, और 2 मिनट से ऊपर का ये फुटेज है। इस पूरे दौरान जब इस पर हमला हो रहा था कोई अधिकारी भी हमें नजर नहीं आ रहा है, कोई बीच बचाव के लिए, कोई रोकने के लिए नहीं आया। जेल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट आया है इस तस्वीर के सामने आने के बाद? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे कौन और लोग हो सकते हैं या कोई जेल प्रशासन का भी कोई शख्स इसमें मिला हुआ है। उसको लेकर के लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है, जिसमें जेल प्रशासन है और इसी के साथ में जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इस पूरे मामले में की जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो चारों लगातार जो हत्या कर रहे हैं, इन्होंने जो ये हथियार हैं जेल में जो लगे जो पंखे होते हैं उसके जरिए, जो उसकी पत्तियां होती हैं उसके जरिए इन हथियारों को, इन जो कि पत्तियां हैं उनको घिस करके ये नुकीले हथियार तैयार किए हैं। और उसी के साथ में जो जेल में जो ग्रिल लगी होती है उस ग्रिल को तोड़ने के बाद में, उस ग्रिल को पहले तोड़ा और तोड़ने के बाद में जो बड़े बड़े जो हथियार हैं
वो इन्होंने तैयार किए, जो बेहद शार्प थे। और देख रहे हैं कि करीब 90 से ज्यादा जो वार किए गए, क्योंकि जब टिल्लू ताजपुरिया का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके बाद में जो डॉक्टरों ने शुरुआती रिपोर्ट जो बताई है उसमें यह बताया गया है कि 90 से ज्यादा जो वार हैं वो टिल्लू ताजपुरिया की शरीर पर किया गया था, जिसकी वजह से जो खून है वो लगातार बह गया था। और शरीर के कुछ ऐसे अहम हिस्से थे जहां पर जो धारदार हथियार से वार किया गया, जिसके बाद में उनकी अस्पताल, जो कि डीडीओ अस्पताल, उनको ले जाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से ये साफ हो रहा है कि आखिरकार जो कि एशिया की सबसे सुरक्षित जेल जिसे कहा जाता है तिहाड़ जेल को, वहां पर किस कदर एक गैंगस्टर की हत्या की जा रही है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि और जो वहां कैदी हैं आखिरकार उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। लेकिन जिस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव हाथ लगा है, उससे साफ है कि आखिरकार जेल में जो कानून व्यवस्था है, जेल में जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो आखिरकार कैसी है और कैसे एक गैंगस्टर को सरेआम वहां पर मार दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जेल प्रशासन लगातार को अगर नीरज ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो संख्या है कैदियों की, उनमें से केवल 3 से 4 आरोपी हैं जो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बीच में रोकने के लिए आए, लेकिन उन्हें भी डराकर वहां से भगा दिया गया। क्या इन सबकी पहचान हो चुकी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो चारों आरोपी हैं मारने वाले, उनकी जो पहचान है वो हो चुकी है। उनके जो नाम है वो जेल प्रशासन की तरफ से सामने आ चुके हैं और उनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर के पीछे जो जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़े जो तमाम और जो लोग हैं, जिसमें मोहित मोई का भी नाम सामने आ रहा है, उससे जो तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं और आपस में इनकी वर्चस्व की लड़ाई है। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो कि रोहनी के अंदर शूट आउट हुआ था, जिसमें जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई थी, तो वो लोग जो उस गैंग से जुड़े जो तमाम लोग हैं उन्होंने मिलकर के टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की। और इसी के साथ में इस पूरे गैंग में जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। फिलहाल जो स्पेशल सेल की टीम है और उसी के साथ में जो लोकल पुलिस है, वो तमाम जो लोग हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जो सीसीटीवी फुटेज है वो पूरा क्लियर कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक गैंगस्टर जो कि टिल्लू ताजपुरिया है उसकी हत्या की गई है, उसके शरीर पर किस कदर बेरहमी से मारा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि जेल जो है वहां पर तमिलनाडु स्पेशल जो फोर्स है उसको वहां पर तैनात किया जाता है। और एक बड़ा सवाल ये भी है, जाहिर तौर पर ये सब कैदी हैं, किसी ना किसी अपराध में सजायाफ्ता हैं। सुनियोजित तरीके से यहाँ पर टिल्लू को इन्होंने मौका देकर घेरा है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इन्होंने हथियार तैयार किए हैं, अपने आप में ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है। सवाल तो उठेगा जेल प्रशासन पर कि कैसे किसी को कानो कान भनक भी नहीं हुई कि इस तरह की साजिश वहां पर रची जा रही थी और कितनी बेरहमी से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या यहाँ पर दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें। बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि ये जो हथियार हैं इनको 1-2 दिन में तैयार नहीं किया गया है। इनको हथियारों को तैयार करने में करीब 15 से 20 दिन का समय लगा है। क्योंकि वहां पर जो जेल के अंदर जो ग्रिल होती है, पहले उस ग्रिल को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद में उनको पहले घिसा गया और इतना घिसा गया कि आखिरकार वो बेहद जो है पैनी हो जाए ताकि उसको मारने में दिक्कत ना आए। और उसी के साथ में जो पंखे जो आसपास में लगे होते हैं वहां पर जो कि उसकी पंखड़ियां होती हैं उसके जरिए इन हथियारों को तैयार किया गया। अब सवाल ये है कि आखिरकार वहां पर जो सुरक्षा करने वाले जो जवान थे वो आखिरकार कहां थे जब इन हथियारों को तैयार किया जा रहा था, तो आखिरकार वो कहां थे। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अब कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को इस बारे में जवाब देना होगा और इस पूरे मामले में जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी है वो भी चल रही है। जी शुक्रिया नीरज आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। यकीनन कई सवाल इस फुटेज के सामने आने के बाद खड़े होते हैं जिनका जवाब जेल प्रशासन को जरूर देना होगा। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कर्नाटक चुनाव की। को पावर्ड बाय सिमको स्विफ्ट लॉन्ग लास्टिंग डिओ, बाकी सब भूल है, सिमको स्विफ्ट कूल है। स्पेशल पार्टनर रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड। बजरंग बली की, बजरंग बली की। कर्नाटक में बजरंग पर बड़ा घमासान। बजरंग दल पर बैन, कांग्रेस का छिना चैन। बजरंग दल की तुलना PFI से करना कहां तक जायज है, आप बताइए। बीजेपी का चैलेंज, कांग्रेस की सियासत चेंज। भारत माता की, भारत माता की।
अरे भैया उठ जाओ, आप हिंदू हो, राजनीति से अपना धर्म को मत जोड़ो। कांग्रेस को जवाब गली गली चालीसा पाठ। बात कर्नाटक चुनाव की करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के बजरंग दल बैन के वादे पर लगातार सियासी बवाल जारी है। जहां एक और पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना लिया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस का विरोध जता रहे हैं। कर्नाटक में आज बजरंग दल ने कई इलाकों में सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया, जिसकी वजह से बजरंग दल कांग्रेस पर हमलावर है। और कर्नाटक के कई इलाकों में आज सामूहिक इस तरीके से देखिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बजरंग दल लगातार आक्रामक है और बीजेपी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। तो बजरंग दल पर बैन को लेकर मचे बवाल से घिरी कांग्रेस ने आज डैमेज कंट्रोल की बड़ी कोशिश की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मैसूरू के चामुंडेश्वरी में हनुमान मंदिर में दर्शन किए और ऐलान किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य में नए हनुमान मंदिर बनाए जाएंगे। हनुमान जन्मस्थली अंजनाद्री पर्वत के विकास के लिए एक खास बोर्ड का गठन किया जाएगा और राज्य में कई सारे ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जहां युवाओं को पवन पुत्र हनुमान के सिद्धांतों की शिक्षा दी जा सके। तो इसे कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसी मुद्दे पर कांग्रेस सभी के निशाने पर बनी हुई है। बजरंग दल से लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक है। और अब बात करते हैं जबलपुर की। बजरंग दल पर बैन का वादा कांग्रेस पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। एक और कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल का विरोध जारी है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। बजरंग दल के कार्यकर्ता जबरन कांग्रेस दफ्तर में घुस गए और उन्होंने पार्टी में फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। यानी कि जो ऐलान, जो वादा अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, उसका खामियाजा मध्य प्रदेश के जबलपुर तक उसे भुगतना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से दफ्तर में तोड़फोड़ यहाँ पर की जा रही है, पार्टी में फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, जो जबरन कांग्रेस दफ्तर में आज घुस गए और उन्होंने पार्टी में फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। पार्टी दफ्तर की ये तस्वीर। तो कर्नाटक में बजरंग दल बैन पर विवाद के बीच कलबुर्गी में बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने कांग्रेस के वादे का विरोध जताते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र को जला दिया। केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोटों की ही चिंता है। तो एक तस्वीर ये भी निकल कर आई, अलग अलग तरीके से कांग्रेस के इस ऐलान का विरोध देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में बजरंग दल बैन पर विवाद तेज होता जा रहा है और कलबुर्गी में क्या तस्वीर देखने को मिली, जहां बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने कांग्रेस के वादे का विरोध करते हुए घोषणा पत्र को जला दिया। भारत माता की जय। Z News.